नमस्कार दोस्तों। आज भारत की संसद में वह कलंकित दिन था जिस दिन हमारी लोकसभा के नेता सदन ने जिस तरह से बात की, इतने गंभीर मसले पे बात की, वो शर्मनाक। जी जरा जोर से हंस लीजिए। आज संसद के लिए वह दिन भी शर्मनाक था जब चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री का गुलाम बनाने का पूरा एक कानून लाने की व्यवस्था कर दी गई। आज वह भी एक ऐसा काला दिन था जब लोकसभा में प्रतिपक्ष के सबसे बड़े नेता सदन को सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री पर उनके आचरण को लेकर टिप्पणी की। आज वह काला दिन भी था जब भारत माता शब्द को भी संसद ने एक्सपंज करके उसे भी एक असंसदीय शब्द बना दिया। So words from your speech were expunged yesterday also. Yes, apparently Bharat Mata is an unparliamentary word in India nowadays. So, and you are not attending the speech of Prime Minister? इससे ज्यादा और शर्मनाक बात क्या हो सकती है। और ये सारी गतिविधियां उस सत्तारूढ़ दल द्वारा की गई जो एक समय में लोकतंत्र की बात करती थी, उस नेता के कारण की गई जो कहता था कि लोकतंत्र होना चाहिए। लेकिन आज जब वो सत्ता पर बैठा है, कुर्सी पर बैठा है, तो एक घमंडी अभिमानी नेता की तरह दिखाई दे। हंस लीजिए। उसका सदन में आने से लेकर के पूरा आचरण ऐसा दिखाई दिया। जब मणिपुर में बेटियों की आबरू लुट रही है, मणिपुर जल रहा है, तो उस पर बात करने के बजाय वो ठहाके लगा रहा है, हंसी उड़ा रहा है, उपहास कर रहा है। आप समझिए, आज हालात ये हैं कि उससे सदन में बयान दिलाने के लिए सदन के आखिरी दिन उसे लाया गया और उसको बुलाने के लिए मजबूरन अविश्वास प्रस्ताव सरकार के प्रति लाया गया। नो कॉन्फिडेंस मोशन की ताकत कितने है कि हमारे प्रधानमंत्री को हम लोग खींच के सदन में लाकर बैठे। यही ताकत होते हैं संसदीय परंपरा की। हम ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आने के लिए कोई सोचा भी नहीं था, लेकिन हम बार बार ये गुहार लगाते आए थे कि कम से कम हमारी देश की प्रधानमंत्री सदन में आए और मणिपुर की मुद्दे पे हम बोलने का पहले कुछ बोले। ये सिर्फ हमारा मांग थी और कुछ नहीं। हमारा मांग कोई बीजेपी नेता से नहीं, हमारी मांग थी हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री से, जो लाजमी है क्योंकि हम भी ये सदन की मेंबर है। ये जानते हुए भी कि ये प्रस्ताव गिरना है, लेकिन फिर भी लेके आए जिससे कि कम से कम प्रधानमंत्री का बयान कराया जा सके। लेकिन वो एक बेशर्मी की चादर ओढ़े हुए आए और बेशर्मी के कपड़ों में उसने वही दिखाया जो उसका चरित्र है, जिसकी मैं बात कहता हूं कि चाल, चरित्र, चेहरा तीनों बिगड़े हुए। आप सबको पता है आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं, मणिपुर जल रहा है, बेटियों की आबरू लूटी जा रही है। रोजाना कोई ना कोई अपने जिंदगी से हाथ धो रहा है और इतने सारे लोग मर चुके हैं, इतने सारे लोग बेघर हो चुके हैं, सब कुछ हो चुके हैं, कैंपों में पड़े हैं कि उसका क्या कहा जाए। हालात बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते क्या है? वो सदन में उस मुख्यमंत्री, जिस मुख्यमंत्री को हिंसा के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है, उसको कहते हैं वो अच्छा काम कर रहा है। कल वैसे विस्तार से अमित भाई ने बताया है। मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं।
और उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी, हिंसा का दौर शुरू हो गया और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई। अनेकों ने अपने स्वजन भी खोए। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। वो इस हिंसा के लिए वहां की हाई कोर्ट को दोषी ठहराते हैं, अपने दोष को बिल्कुल ठप देने की कोशिश करते हैं। तो आज उन्होंने यह भी किया, उन्होंने यह भी किया कि किस तरीके से राहुल गांधी, जो कांग्रेस के नेता हैं, पूरे टीम इंडिया के नेता हैं, उनको कैसे, किस तरीके से एक नीचे दिखाया जाए, उनके बारे में निम्न स्तरीय कमेंट किए जाए। और इसके लिए कल उनकी एक मंत्री, जो प्रिय, सबसे प्रिय मंत्री हैं, स्मृति ईरानी, वो कर ही चुकी हैं कि साहब उन्होंने तो फ्लाइंग किस दी। जब सच आ गया सामने, वीडियो आ गया, तो उनके सारे झूठ पकड़े गए और हर जगह उपहास हो रहा है। तो यह स्थिति है। उनके गृह मंत्री ने कल ही सदन में इतना बड़ा झूठ बोला कलावती को लेकर के, वह भी एक्सपोज हो गया। कलावती ने कहा, मुझे भाजपा ने कभी कुछ नहीं दिया, जो दिया राहुल गांधी ने दिया। आज मेरा परिवार जो कुछ कर पा रहा है वो राहुल गांधी का कारण है। बच्चों की शादी से लेकर सब कुछ उन्होंने किया, इतना किया है और उन्होंने कभी इसका क्रेडिट नहीं लिया। बड़ी बात। आज बयान आते हैं, जब सबके बयान आते हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान सुनने वाला है। उन्होंने बताया कैसे कश्मीर को जलाने का काम किया गया। डीएमके की नेता कलिमोझी ने बताया कि किस तरीके से पूरे देश के अंदर अराजकता की स्थिति पैदा कर दी गई। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे बेरोजगारी और सारी चीजें हैं। टीएमसी की नेता महुआ मोइत्रा ने बताया, और जिस तरीके से उन्होंने बताया, कहा हम डरते नहीं हैं, हम आपसे हर तरह से मुकाबला करेंगे, हम तो जनता की लड़ाई लड़ते हैं। कलिमोझी ने तो यहां तक कह दिया कि सबसे बेशर्म औरत है स्मृति ईरानी, जो झूठ भी बोलती है, नफरत भी फैलाती है और उसके बाद में चेहरा भी दिखाती है। और प्रधानमंत्री ने तकरीबन 2.25 घंटे का भाषण दिया और 2.25 घंटे के भाषण में यहां मेरे जो नॉर्थ ईस्ट के भाई हैं, उनको हर चीज का पता है। जब मणिपुर में वो एक समय था, हर व्यवस्था उग्रवादी संगठनों की मर्जी से चलती थी, वो कहे वो होता था। और उस समय सरकार किसकी थी मणिपुर में? किसकी सरकार थी? जब सरकारी दफ्तरों में महात्मा गांधी की फोटो नहीं लगाने दी जाती थी, तब सरकार किसकी थी? जब मोइरांग में आजाद हिंद फौज के संग्रहालय पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर बम फेंका गया, तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? आदरणीय अध्यक्ष जी, जब मणिपुर में स्कूलों में राष्ट्रगान नहीं होने देंगे, ये निर्णय किए जाते थे, तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? जब एक अभियान चला था, अभियान चला करके लाइब्रेरी में रखी गई किताबों को जलाने का, ये देश का अमूल्य ज्ञान की विरासत को जलाते समय सरकार किसकी थी? जब मणिपुर में मंदिर की घंटी शाम को 4 बजे बंद हो जाती थी, ताले लग जाते थे,
पूजा अर्चन करना बड़ा मुश्किल हो जाता था, सेना का पहरा लगाना पड़ता था, तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? आदरणीय अध्यक्ष जी, जब इम्फाल के इस्कॉन मंदिर पर बम फेंककर श्रद्धालुओं की जान ले ली गई थी, तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? जब अफसर, हाल देखिए, आईएएस आईपीएस अफसर, उनको अगर वहां पर काम करना है तो उनके तनख्वाह का एक हिस्सा उनको इन उग्रवादी लोगों को देना पड़ता था, तब जाकर के वो रह पाते थे। तब सरकार किसकी थी? आदरणीय अध्यक्ष जी, इनकी पीड़ा सिलेक्टिव है, इनकी संवेदनाएं सिलेक्टिव है, इनका सब बातचीत राजनीति से शुरू होती है और राजनीति से आगे बढ़ती है। वे राजनीति के दायरे से बाहर से न मानवता के लिए सोच सकते हैं, न देश के लिए सोच सकते हैं, न ही देश की इन कठिनाइयों के लिए सोच सकते हैं। उनको सिर्फ राजनीति के सिवा कुछ सूझता नहीं है। जो मणिपुर को लेकर के अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उस भाषण में जवाब क्या देना था, जवाब तो दिया नहीं। यह हालत हो गई, जब उन्होंने 1.5 घंटे तक कोई जवाब नहीं दिया तो अंत में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में सभी इंडिया के सदस्यों ने वहां से वॉकआउट किया। और वॉकआउट करने का कारण किया, वो कब पूरा करेंगे? और कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने वॉकआउट किया। तो ये माइनॉरिटीज के साथ सरासर धक्का है और बहुत अफसोस की बात है कि सबका साथ की बात करने से नहीं, हर एक को ये विश्वास होना चाहिए कि हाँ हमारे साथ तो लिखित वादे से दूर हो गए हैं। और मणिपुर की जो कम्युनिटी है, वो औरतों के साथ उनको क्या मैसेज यहाँ से गया कि हम आपके साथ हैं, तो इंसाफ के लिए क्या किया है? यह भी था कि क्या भारत माता असंसदीय शब्द है जिसे आप उसे एक्सपंज कर रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी ने कल कहा था कि कैसे ये लोग भारत माता के हत्यारे, तो भारत माता निकाल देंगे तो आप बताइए क्या बचेगा? और उसके बाद प्रधानमंत्री वही मां भारती कह के, जो भाजपाई आरएसएस की भाषा है, वो कह के उसे जिस तरह से करते हैं वो अपने आप में समझ में आता है। आज कैमरे को भी देखिए, कैमरा प्रधानमंत्री पर ही फोकस रहा, जबकि विपक्ष के जब भी जो नेता बोले, चाहे राहुल गांधी बोले या कलिमोजी बोले, कलिमोजी के समय में तो कई बार इस पर विवाद भी हुआ। और राहुल गांधी की तो स्थिति यह है कि 16 मिनट की करीब की जो उनकी पूरी स्पीच थी, उसमें उन पर 4 मिनट ही कैमरा रहा, बाकी टाइम स्पीकर के ऊपर रहा। लेकिन प्रधानमंत्री के मामले में बिल्कुल उलट, ये सत्ता पक्ष के बारे में भी ये कह सकते हैं। तो यह हालात और इस तरह की स्थितियां हो, तब आप समझ सकते हैं कितनी बेशर्मी से संसद चलाई जा रही है, कितनी बेशर्मी से। मंत्री परिषद पर अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री मोदी जी पिछले 2 घंटों से अपनी बात रख रहे हैं। ये अविश्वास प्रस्ताव इंडिया अलायंस के एक सदस्य होने के नाते मैंने लोकसभा में पेश किया। इस अविश्वास प्रस्ताव के 2 कारण थे। पहला कारण कि मणिपुर को इंसाफ मिलनी चाहिए। दूसरा कारण कि देश के संसद की मर्यादा को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को विवश करना पड़ेगा कि वो सदन में आकर अपना मौन व्रत तोड़े। दूसरा उद्देश्य सफल रहा। इतने दिनों के संघर्ष के बाद, इतनी कठिनाइयों के बाद आज देश प्रधानमंत्री को सदन के अंदर बोलते हुए देख रहा है।
तो हमने मजबूर किया और उन्होंने अपना मौन व्रत तोड़ा। लेकिन हमारा पहला उद्देश्य कि मणिपुर को इंसाफ मिले, वो उद्देश्य आज प्रधानमंत्री मोदी जी अपने जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। और इसी बेशर्मी का नतीजा यह है कि चुनाव आयोग को भी गुलाम बनाने का काम कर दिया गया। जो मुख्य न्यायाधीश ने के नेतृत्व में संविधान पीठ ने फैसला दिया था, उस फैसले में कहा था कि कम से कम चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त वो कम से कम प्रधानमंत्री से सवाल कर सके, और यदि वो सरकार का इस तरह से अपॉइंटी होगा तब वो सवाल क्या करेगा। इसलिए उन्होंने कहा था 3 सदस्य होने चाहिए, एक प्रधानमंत्री या उनका नॉमिनेटेड, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनका नॉमिनेटेड, और एक नेता प्रतिपक्ष या सबसे बड़े दल का नेता। तो उस स्थिति में यह था कि कम से कम 2 यदि पक्ष विपक्ष हैं तो एक तटस्थ, वो न्याय के हिसाब से बात करें। लेकिन अब क्या कर दिया कि एक प्रधानमंत्री होगा, एक प्रधानमंत्री का ही नॉमिनेटेड मंत्री होगा और एक नेता विपक्ष होगा, यानी 2 भाजपा के एक कांग्रेस का, मिला के 3 हो गए, मतलब कुछ नहीं। अब वो एक बेचारा कांग्रेस का चिल्लाता रहे, कोई सुनने वाला नहीं, जैसा संसद में हो रहा है कि आपके पास में 350 सांसद हैं तो आप कुछ भी करते रहिए, 150 बेचारे चिल्लाते रहे, और वही हो रहा है। और वो चिल्लाते हुए सदन से चले गए। इसलिए कि प्रधानमंत्री जी जितनी बात बोल रहे थे वो उनकी हताशा का प्रतीक था और घबराहट में बोल रहे थे। जो नया गठबंधन बनने से जो उनके मन में जो घबराहट है उसको वो प्रकट कर रहे थे। मुख्य तौर पर जो देश की आज सबसे बड़ी समस्या थी, देश में जो मणिपुर 3 मई से आज तक जल रहा है, उसके बारे में एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने 2 घंटा तक हम लोग सुनते रहे, एक शब्द नहीं उन्होंने कहा। लगातार वो बोलते रहे सिर्फ नए गठबंधन पर। अरे भाई, ये तो 2024 में ना तय करेगी जनता कि आपका गठबंधन सही है कि जो नया गठबंधन, तो इससे आप घबरा गए। इसका मतलब कि आप 2 शब्द तो बोल दीजिए, मणिपुर का मां तो बोल दिए, नहीं बोला। अंत में उन्होंने जब विरोध किया और वॉकआउट किया, उसके बाद प्रधानमंत्री मजबूरी में बोले भी तो सिर्फ 2 मिनट, और 2 मिनट में भी उन्होंने अपनी वहां की सरकार को डिफेंड किया और इतना ही कहा कि हां, सब वहां सवेरा होने वाला है। तो अब आप समझिए किसको इंसाफ मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या होगा, कैसे क्या हुआ, इस पर कोई चर्चा। हमने सोचा था कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर की पीड़ा के बरक्स मॉरल मेजॉरिटी के नक्शे पर 4 कदम चलेंगे, उस सड़क पर 4 कदम चलेंगे। लेकिन क्या देखा प्रधानमंत्री जी के भाषण में? तंज, चुटकुला, व्हाट्सएप वाली वो जो टिपिकल सुबह सुबह एक छोटे ग्रुप में चलता है फूहड़ बातें, ये प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा नहीं थी। हमारे भी तो प्रधानमंत्री है ना। मैं मणिपुर होके आया हूं, आज वो सामने बैठे हो जब रहे होंगे टेलीविजन सेट्स पे कि प्रधानमंत्री जी हमारी पीड़ा, हमारी जो इतने दिनों से सुनने की आकांक्षा थी, मलहम लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं कर पाए। पूरी साजिश पर क्यों? क्योंकि स्टेट स्पॉन्सर्ड है, और स्टेट कौन? भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, बीरेन सिंह। और यह स्थिति यही नहीं है, यही स्थिति हरियाणा में, यही स्थिति तमाम और राज्यों में है, उत्तर प्रदेश में, सब जगह जहां पर भी होता है। ये नफरत वाले लोग और व्यक्तिगत कमेंट करते हैं राहुल गांधी पे। यदि राहुल गांधी इतने ही अप्रासंगिक तो उन पर चर्चा क्यों करते हैं? लेकिन आपको असल में डर लगता है राहुल गांधी से, और राहुल गांधी के डर के कारण ही आप इस स्थिति में आ जाते हैं, तिलमिला जाते हैं। आज एक और बहुत बड़ी चीज थी, आज प्रधानमंत्री का इतना लंबा और उबाऊ तथ्यहीन भाषण था और सिर्फ चुनाव प्रचार जैसा भाषण था, जबकि वहां पर सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर आपको जवाब देना था। जितने सांसद बोले हैं उस पर,
तो वह तो आपने किया नहीं, आप भाषण दे रहे थे, और जब भाषण दे रहे थे तो खुद आपके तमाम सदस्य सोने लग गए, नींद आने लग गई। आदरणीय अध्यक्ष जी, बोरिंग भाषण था आपका, इतना बोरिंग भाषण देंगे तो यही होगा। और काम की बात जो बोले वो 2 मिनट बोले, और 2 मिनट में भी अपनी ही बड़ाई करते रहे और दोष मढ़ दिया हाई कोर्ट पे, दोष मढ़ दिया विपक्ष पे। तो यह इनका चाल, चरित्र, चेहरा है। तो इससे आप समझ लीजिए ये समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। ये विपक्ष को गाली दे सकते हैं, कांग्रेस को गाली दे सकते हैं, कोस सकते हैं और अपनी नाकामियां उस पर उड़ा सकते हैं, जबकि पिछले 9.5 साल से सत्ता में ये है, कोई और नहीं। तो सत्ता आपकी, सब कुछ आपका, और दोष कांग्रेस का, दोष नेहरू का, दोष इंदिरा का, दोष राजीव का, और दोष राहुल गांधी का, जो कभी न मंत्री रहे, न प्रधानमंत्री रहे, न मुख्यमंत्री रहे, न कुछ रहे, सिंपल एक सांसद। तो इससे पता चलता है कि इनके बैंक में कोई भी मूल्यवान चीज नहीं है। इनके यहां सिर्फ गाय, गोबर और गोबर वाले दिमाग है। तो उससे और निकलेगा क्या? नफरत भरी है उसमें गोबर के रूप में। उस नफरत के बूते ये हिंसा कराते हैं, फिर उसका एक नैरेटिव बनाते हैं और फिर उसे वोट बैंक में तब्दील करते हैं। यही सिर्फ इनका काम है, इसके अलावा ये कुछ कर नहीं सकते। इकोनॉमी जो भारत की है आज 174 लाख करोड़ के कर्ज पर आकर खड़ी हो गई, जो 1947 से लेकर 2014 तक सिर्फ 54 लाख करोड़ की कर्ज पे थी। 9 साल में किस तरह से बढ़ता चला है। और ये यही नहीं है, इनके राज्यों में भी 5 साल में योगी राज में कर्ज डबल हो गया, कहीं 4 गुना हो गया, कहीं 10 गुना हो गया। और भ्रष्टाचार का आज नमूना देखने को मिला। आयुष्मान भारत योजना में तमाम सारे लोग, एक ही नंबर पर 7.5 लाख लोग रजिस्टर, इस तरह से तमाम सारे घोटाले, और उसमें अरबों खरबों रुपए का घोटाला किया गया। ये सामने है। उसमें क्लेम लिए गए, फर्जी क्लेम लिए गए, मरे हुए लोगों के नाम के क्लेम लिए गए। ये स्थिति है। इसके बाद आ जाइए, बाकी घोटाले इनके सामने ही आते रहे, रेगुलर आ रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी की सरकार घोटालों की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार परिवारवाद की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जो है भ्रष्टाचारियों की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार नफरतियों की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार दंगे कराने वालों की सरकार, और नरेंद्र मोदी की सरकार महिलाओं का बलात्कार करवाने वाली सरकार, और नरेंद्र मोदी स्वयं अयोग्य, झूठे और मदारी है। तो इससे पूरी बात को समझा जा सकता है। यही इस पूरे घटनाक्रम का लब्बोलुवाब। विपक्ष लड़ रहा है क्योंकि जनता की आवाज बनना विपक्ष की ड्यूटी होती है, वो बन रहा है।